नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन बाद वापस से एक फ्रॉन्क्स की वीडियो बना रहा हूँ। मतलब अब इसको चलाते हुए भी मेरे को अच्छा खासा टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए हैं। सेकंड सर्विस भी इस गाड़ी की हो गई है। 5500 प्लस गाड़ी ने क्लॉक कर लिया है। 5728 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट ये गाड़ी अब तक चल चुकी है। और आज की डेट में भी जैसे कई बार क्या होता है कि कोई भी गाड़ी लेने के बाद में आपके माइंड में हमेशा, या कोई भी चीज़ लेने के बाद में सेकंड थॉट्स आते हैं कि क्या ये बेहतर होता, क्या वो बेहतर होता, या फिर क्या ऐसा होता तो क्या ये ज़्यादा अच्छा एक गाड़ी हो सकती थी, या फिर जो डिसीज़न मैंने लिया फ्रॉन्क्स को लेने का वही सबसे अच्छा था। तो अब भी आज की डेट में भी इसको 5-6 महीने होने के बाद में भी, एक्स्ट्रा के आने के बाद में भी, इस गाड़ी का डिसीज़न मेरे को सबसे बेस्ट लगता है और सबसे ज़्यादा सेंसिबल लगता है। वो क्यों लगता है वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, और सारे जो भी पॉसिबल रीज़न्स हैं। और इस सेगमेंट में, मतलब 10-11 लाख रुपए के सेगमेंट में, इससे अच्छा कोई मेरे को आज की डेट में अब भी कोई ऑप्शन नहीं लगता। वो भी मैं सब आपको बताऊंगा। अगर किसी को एक नॉर्मल मतलब गाड़ी लेनी है जो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा माइलेज निकाल के दे, रिलायबल हो, जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो, ब्रांड वैल्यू अच्छी हो, तो आज की डेट में भी इससे बढ़िया कोई ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं है। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि क्या मेरे दिमाग में उस टाइम पे ऑप्शंस थे। तो बेसिकली मैं आज बताऊंगा आपको कि मेरे दिमाग में उस टाइम पे कौन कौन से ऑप्शंस चल रहे थे और क्यों मैंने उनको कंसीडर नहीं किया, कैसे मैंने उनको जो है ड्रॉप कर दिया। वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपसे जो है करने वाला हूँ। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, ये है मेरी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। ये 1.2 लीटर है, डेल्टा प्लस AGS। ये 1.2 लीटर में सबसे टॉप वेरिएंट है। ये इसमें AGS गियर बॉक्स है, AMT गियर बॉक्स है ये। और यहाँ पर इसमें 1200 सीसी का इंजन है, 89 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये गाड़ी जो है वो जनरेट करती है। मैं एक बहुत अच्छी लोकेशन पे जा रहा हूँ, वहाँ पे गाड़ी चलाने में एक अपना ही एडवेंचर आता है, तो उस जगह को भी, उस रास्ते को भी कवर करूँगा और आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहला बताता हूँ मैं मेरे दिमाग में उस टाइम पे मतलब क्या क्या रीजंस रहे इस गाड़ी को चूज़ करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सेगमेंट में मतलब इसके जैसी कोई गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि रिक्रिएट किया गया है। इससे पहले इस सेगमेंट में अगर कहें तो क्रॉसओवर आपको बहुत ही कम देखने को मिलती थी। जैसे कि आप लगा लो, बहुत पहले एटियोस क्रॉस आती थी, वो बंद हो गई। उसके बाद में एस क्रॉस आती थी, वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई। हालांकि एस क्रॉस बहुत अच्छी गाड़ी थी। तो फ्रॉन्क्स से क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट था जिसको रिक्रिएट किया गया। जब इसको लॉन्च किया गया था तब इसका डिज़ाइन कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने नहीं पसंद किया। लेकिन ये डिज़ाइन मतलब एक तरीके से एक यूनिक आइडेंटिटी भी पेश करता है, और उसके साथ साथ काफ़ी सॉलिड बिल्ड, मस्कुलर ये लगता है देखने में, तो काफ़ी स्पोर्टी सा भी लगता है। दूसरी बात यह है कि इसका जो प्राइस पॉइंट है वो भी बहुत सही रखा गया है। मतलब आप ये देख लो कि ये 8 लाख रुपये, 8.5 लाख रुपये से ऑन रोड स्टार्ट हो जाती है। और जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें भी काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि चाहे वो आपका ऑटोमेटिक AC हो, चाहे वो 60-40 स्प्लिट सीट्स हों, कोई भी चीज़। मतलब यहाँ पर अगर जो नेक्स्ट वेरिएंट है इसका डेल्टा से ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलना शुरू हो जाता है 7 इंच का, जो कि अगर आप ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी लेने जाओ तो 16 लाख रुपए की टॉक कन्वर्टर जो आती है, जो डेल्टा वेरिएंट आता है, उसमें भी आपको यही इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी इसको रखा गया है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बहुत सही बैठती है। मतलब 10 लाख रुपए के अंदर अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे जो है इसको रखा गया है। हालांकि कुछ एक फीचर्स मिसिंग है जो कि मैंने बनाई थी, उसके ऊपर भी एक वीडियो जो कि इसमें होने चाहिए थे। अब अगर आप देखोगे इसको, अगर कंपेयर करोगे तो एक एक करके सारी गाड़ियों के साथ में इसको कंपेयर करना मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे बड़ा जो इसका कॉम्पिटिटर है वो 2 गाड़ियाँ निकल के आती हैं, जिसमें आती है एक तो मैग्नाइट आपकी और एक आपकी काइगर। अब मैग्नाइट निसान की इकलौती गाड़ी है आज की डेट में इंडिया में जो सेल हो रही है। बाकी सारी गाड़ियाँ, चाहे वो आपकी किक्स हो, चाहे वो आपकी कोई भी अदर कार हो, वो सारी की सारी डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। चाहे वो उससे पहले जो आपकी गाड़ी आती थी, टरानो आती थी, वो डिसकंटिन्यू हो गई। तो एक इकलौती गाड़ी जो है वो किक्स है। तो गाड़ी लेने जाओ तो ये दिमाग में रहता है कि भाई वो कैसा कंपनी का आगे फ्यूचर है, क्या है। तो मैं उन दोनों गाड़ियों को कंबाइन करके बात करता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था रेनो के काइगर के CVT के परफॉर्मेंस से। मैंने वो गाड़ी चला के भी देखी, उसके ऊपर मैंने ड्राइव रिव्यू वगैरह भी किया हुआ है। वो गाड़ी बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन उसके अंदर 2 सबसे बड़े इशू हैं। इनफैक्ट 2 क्या कई इशू हैं जिस वजह से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। और जो सबसे बड़ा रीज़न रहा मेरा उसको ड्रॉप करने का, वो रहा उसका माइलेज। मतलब मैंने उस पर कम से कम 10 से 15 वीडियोज़ देखी थी, 10 से 15 वीडियोज़ देखी थी। फिर मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़े थे, जो रियल ओनर रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, और टीम BHP वगैरह पे भी मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी।
तो उस गाड़ी का जो लोकल सिटी का माइलेज है वो उसका निकल के आता है 9 से 10 का, और जो हाईवे वाला माइलेज है वो निकल के आता है 13 से 14 का। अब 1000 सीसी इंजन के हिसाब से ये जो माइलेज फिगर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, और इसके साथ में तो आप गाड़ी को नहीं चला सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लो फिगर्स हैं। तो इसलिए मैंने उस गाड़ी को ड्रॉप कर दिया। उसके अलावा भी उसमें कई सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि वहाँ पर एसी की परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एसी जो है उस गाड़ी का अच्छे से काम नहीं करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद में सर्विस सेंटर, पार्ट्स, रीसेल वैल्यू, ये सारे भी इश्यूज़ हैं। और उसके बाद में फिर मैंने इसको कंपेयर किया होंडा अमेज से। अब होंडा अमेज में क्या था कि वहाँ पर भी आपको CVT गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, 1200 सीसी का इंजन है, बट उस टाइम पे होंडा का मामला इतना डावाडोल था। अब तो भले ही एलिवेट आ गई, एलिवेट मैंने कल चला के देखी थी, अगर उसका ड्राइव रिव्यू आपको देखना हो तो मैंने चैनल पे पोस्ट किया है कि उस टाइम पे होंडा का यही सीन क्लियर नहीं था कि वो इंडिया में रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे WRV डिस्कंटिन्यू हो गई, जैज डिस्कंटिन्यू हो गई, उसके अलावा ब्रियो आती थी वो भी डिस्कंटिन्यू हो गई, सारी गाड़ियाँ एक एक करके, मोबिलो हो, BRV हो, सारी गाड़ियाँ डिस्कंटिन्यू हो गई। तो होंडा का जो है वो इंडिया में सीन क्लियर नहीं था। और उसके अलावा जो होंडा का भी 1200 सीसी वाला इंजन है, वहाँ पर जो है एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे को गाड़ी में 2-3 चीज़ें बहुत ही मस्त चाहिए थी। मतलब जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो तब आपको 2-3 चीज़ें मस्त चाहिए होती हैं कि मेरे को ये चीज़ें जो हैं गाड़ी में होनी ही होनी चाहिए। जिसमें जो मेरे कंसर्न्स थे वो थे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, एक अच्छा माइलेज और एक अच्छा सर्विस नेटवर्क। तो मतलब वो गाड़ी जो है वहाँ पर आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से कम है। जो आज की अगर कंडीशन देखो, अगर आप कहीं पे गाड़ी को लेके जाते हो तो कहीं पे पॉट होल्स वगैरह होते हैं। फिर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे सड़कें इतनी स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक ऐसी गाड़ी की ज़रूरत होती है जहाँ पर कि आपको एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस उसमें देखने को मिल जाए। तो इसलिए जो है मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। फिर उसके जो माइलेज फिगर्स हैं, जो ब्रांड की आज की डेट में सर्विस सेंटर्स वगैरह भी देखो होंडा के, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा हिसाब किताब या अच्छा फीडबैक नहीं है। तो वहाँ पर भी जो है होंडा आज की डेट में काफ़ी सफ़र करती है। अभी मैंने एक वीडियो कवर की थी जिसमें मैंने बताया था कि होंडा के सर्विस सेंटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब गुड़गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे को 2-3 सर्विस सेंटर देखने को मिले और उनके रिव्यूज़ और उनके फीडबैक भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो वो भी एक चीज़ रही, वो भी एक फैक्टर रहा अमेज को ड्रॉप करने का। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है वेन्यू और सोनेट का। अब वेन्यू और सोनेट में क्या होता है कि 2 तरीके के इंजन आपको देखने को मिलते हैं, 3 इंजन आते हैं बेसिकली। तो दिल्ली NCR में मैं रहता हूँ गुड़गांव में, तो यहाँ पर डीजल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बचते हैं 2 चॉइस, जिसमें आपका आ जाता है 1000 सीसी वाला टर्बो इंजन और आपका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो वहाँ पर आपको कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन 1.2 में देखने को ही नहीं मिलता है। जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं वहाँ पे सीधा आपका या तो आपका IVT आता है जिसमें कि आपको क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, या फिर आपको वहाँ पर DCT गियरबॉक्स देखने को मिलता है। अब जो DCT वाला गियरबॉक्स आपको देखने को मिलता है वो आपका 14 लाख रुपए से शुरू होता है। तो उसकी रेंज जो है वो कम्प्लीटली मेरे आउट ऑफ बजट चली जाती है, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। और दोस्तों लास्ट गाड़ी जो सबसे ज़्यादा मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी, मतलब जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी चलाने में, जिसको मैंने चला के देखा था और मुझे बहुत पसंद आई और उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, वो है XUV 300। मतलब उस गाड़ी में जैसा AMT ये कहते हैं कि जो मारुति किट यूज़ करता है AMT की, वही जो है महिंद्रा यूज़ करता है। अब देखो आप रोड्स यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से, मतलब आपको ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो महिंद्रा जो है वो सेम किट यूज़ करता है। मैंने उस गाड़ी को चला के देखा था, वो बहुत ज़्यादा चंकी है। वहाँ पे 1200 सीसी का इंजन है और वो टर्बो इंजन है, वो काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करता है और बहुत ही फन टू ड्राइव वो गाड़ी है। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी वो बहुत शानदार है। अब वो जो गाड़ी आती है वो लगभग 12 लाख रुपए की पड़ती है आपकी ऑन रोड, और 12 लाख रुपए में उसमें एक तो पहली बात कोई फीचर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। W6 वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि W4 वेरिएंट में तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है, सिर्फ आपको गाड़ी मिल जाती है और कुछ नहीं मिलता उसमें AC लगा के। W6 वेरिएंट में वहाँ पर आपको बस एक सनरूफ मिलती है, उसके बाद में आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी आपका 2 दिन वाला आ जाता है, और उसके अलावा AC भी जो है वो मैनुअल देखने को मिल जाता है। मतलब कोई भी ऐसा कुछ खास फीचर्स उसमें रियर AC वेंट वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलते। बट सबसे बड़ी चीज़, चलो फीचर्स की बात है कि फीचर्स नहीं है उसमें, लेकिन जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है उसका अगेन उसका जो माइलेज है। जो उसके ओनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो गाड़ी 8-9 से ज़्यादा का माइलेज लोकल में निकालती नहीं है। फ्यूल ड्रिंकिंग मशीन उसको कहते हैं कि वो गाड़ी जो है बिल्कुल भी माइलेज निकाल के नहीं देती है। तो वहाँ पर उसका जो है मैक्सिमम जो सुई उसकी अटकती है, वो हाईवे पे भी अगर आप चले जाओ
तो 12-13 से वो ऊपर नहीं जाती है। तो अगेन इस करके वो भी गाड़ी मैंने ड्रॉप कर दी, क्योंकि इतना कम माइलेज अगर किसी गाड़ी का होगा। और मैंने जो गाड़ी ली थी वो AMT इस वजह से ली थी क्योंकि मेरी जो है वो सिटी ड्राइविंग 90% है, तो सिटी में ही गाड़ी चलानी है, तो एटलीस्ट एक अच्छा माइलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी ली थी। तो वहाँ पर अगर सिटी में वो 8-9 से 10 से ज़्यादा का माइलेज नहीं देगी, कितना भी अच्छे से चला लो, तो फिर उसको लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैंने एक गाड़ी और ड्राइव की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने सेगमेंट में, जिसका नाम है नेक्सॉन। अब नेक्सॉन मैंने AMT उस टाइम पे आती थी, और अब जो DCT आया है वो DCA के नाम से आया है, मतलब डुअल क्लच ऑटोमेटिक के नाम से। तो वो जो DCA आया है वो तो 14 लाख रुपए का है। और जब मैंने AMT वाली गाड़ी वो चला के देखी थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लैग था। टाटा का जो AMT है वो बहुत बेकार है, मतलब AMT में काफ़ी ज़्यादा बुराई सुनी है मैंने टाटा की, और बुराई सुनी क्या है, मैंने खुद चला के भी देखा है उसको। पंच और नेक्सॉन मैंने दोनों गाड़ियाँ चलाई हैं। नेक्सॉन में महसूस ही नहीं होता कि 1200 सीसी का टर्बोचार्ज्ड इंजन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लैग है, उसका AC भी बहुत अच्छे से काम नहीं करता। और वो जो भी गाड़ियाँ मैंने 2-3 बार चलाई हैं तो उनमें हमेशा कुछ इश्यूज़ मैंने फेस करे हैं, इस वजह से मैंने नेक्सॉन को भी ड्रॉप कर दिया था। नेक्सॉन मेरे एक फ्रेंड के पास भी है AMT, तो उसने भी मुझे बताया था कि लोकल में ये 10-11-12 से ज़्यादा का माइलेज नहीं देती है, इस वजह से मैंने नेक्सॉन को ड्रॉप कर दिया था। और वैसे भी जो वेरिएंट उसका आ रहा था मेरे बजट में वो XMA आ रहा था, जिसमें कि आपको फीचर्स के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और वहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक सा 2 दिन का म्यूज़िक सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाता है, फिर माइलेज भी देखने को नहीं मिल रहा है, फिर आपको लैग भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैंने नेक्सॉन को ड्रॉप कर दिया था। तो दोस्तों अब फाइनली बात कर लेता हूँ मैं इस गाड़ी की। देखो सब कुछ भी कहो, घूम फिर के कितना भी मैंने रिसर्च करी, मैं वापस से इसी गाड़ी पे आया। और इसका जो AMT है ना, मतलब इतना नॉर्मल है, इतना स्मूथ है कि आपको महसूस नहीं होता कि भैया गियर शिफ्ट वगैरह हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेट करोगे ना तभी आपको महसूस होगा। अब देखो मैं नॉर्मल गाड़ी को चला रहा हूँ, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा कब लग जा रहा है, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता इस गाड़ी में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये गाड़ी लोकल में जब मैं इसको चलाता हूँ, मतलब नॉर्मल ट्रैफिक में, ये 17-18 का माइलेज निकाल के देती है। मैंने 3 से 4, मैंने एक नहीं 3 से 4 इसमें माइलेज टेस्ट किए हैं। और मैंने ऐसा नहीं कि इसकी MID के बेसिस पे, मैंने खुद से फ्यूल टैंक टू टैंक डलवा के इसके माइलेज टेस्ट किए हैं, और मैंने नोटिस किया है कि 17-18 का माइलेज लोकल में। और हाईवे पे मैं गया था तो वहाँ पर इसने मेरे को, जो सबसे पहले मैंने हाईवे ट्रिप की थी, वहाँ पर 22.5 का इसने MID में दिखाया था, और एक्चुअल जो मेरे को मिला था वो 22 का माइलेज दिया था। तो यार मतलब इस गाड़ी का जो है बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है। आप इसको, और 10 लाख रुपए मेरे को पड़ी है 1075 की, जिसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, सेंट्रल लॉकिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, LED हेडलैम्प, ये सारी चीज़ें मतलब इसमें देखने को मिल जाती हैं आपको इतने पैसे में। और बिल्कुल पीस ऑफ माइंड कार है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ इसकी ये है, इसका जो डिज़ाइन है वो क्रॉस ओवर का काफ़ी स्पोर्टी है। जब आप इसको चलाते हो इसमें बॉडी रोल बिल्कुल फील नहीं होता है। इसको चलाने के बाद किसी भी आप SUV गाड़ी को चलाओगे, अब जैसे देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा मतलब जो है जिसको कहेंगे कि पॉट होल है, और बड़े प्यार से बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट करे ये गाड़ी निकल जाती है। इसमें जो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी है वो इसको बैलिनो से काफ़ी ज़्यादा ऊपर एज पे ले जाती है, और वो बहुत इसको एक फैंटास्टिक ऑप्शन बना देती है परचेज़ करने के लिए, चलाने के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो ये कुछ था दोस्तों इस वीडियो में। बहुत सारी वीडियोस मैंने इसके ऊपर की हैं, 100 से ऊपर वीडियोस मैं फ्रॉन्क्स के ऊपर बना चुका हूँ, जब गाड़ी नहीं थी और जब गाड़ी ली उसके बाद भी। आपके मन में कोई डाउट वगैरह हो इसको लेके तो ज़रूर मुझे बताना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड और आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैप्पी ड्राइविंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय दोस्तों।